क्या हाल पढ़ ले गैंग। आज का ये वीडियो कोई टिपिकल टॉपर इंटरव्यू नहीं होने वाला है, बल्कि हम एक पूरी जर्नी देखने वाले हैं कि क्लास 10th में क्या क्या कर लेना चाहिए कि 95% भी छोटे लगने लग जाएं, कम लगने लग जाएं, तुम तन्मय की तरह ला सको 99% तक अच्छे मार्क्स। पूरी बातचीत करेंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे कि थ्रू आउट द जर्नी, चाहे वो स्टार्टिंग करनी हो, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, कैसे पढ़ा, कैसे प्रैक्टिस की, कैसे किया, क्योंकि सब कुछ इन्होंने विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी के दम पे अचीव किया है। लेट्स स्टार्ट दिस। हाय तन्मय, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन। ओके, सो सबसे पहले तो यार कांग्रेट्स आपको कि इतने तगड़े मार्क्स आए हैं। पहले कभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये एक्सपेक्ट किया था कि इतने खतरनाक मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। 95 प्लस का मेरा टारगेट था, लेकिन इतना नहीं किया था कि 99.8 आ जाएंगे। तो बस वही आज एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं आपसे कि सब लोग 95 की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या ऐसा हार्डवर्क करना है, क्या करना है कि आ जाएं खतरनाक 99 तक के मार्क्स। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्लास 10th में जब आप आए क्लास 9 से, तो वो जो जंप होती है कोई खास डिफरेंस नहीं होता है 9th और 10th में? क्योंकि 9th में एनसीईआरटी, 10th में एनसीईआरटी, 9th में ऑलमोस्ट वही एस चांद, आरडीआरएस, सेम डिफरेंस, और 10th में भी। बट 10th की एनसीईआरटी जब आपने नई नई खोली, क्योंकि कई सारे नए स्टूडेंट्स 10th की एनसीईआरटी ला रहे हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्या रेकमेंड करना चाहोगे कि 10th की एनसीईआरटी में, क्योंकि काफी कंसाइज चीजें लिखी होती हैं, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्लास 10th की? हाँ, मतलब 10th की एनसीईआरटी जब मैंने पहली बार खोली थी तब मेरे को एक बार के लिए लगा था कि कितना लेंथी सिलेबस है और ये क्या है। तो मैंने एनसीईआरटी को शुरू में इतनी वेटेज नहीं दी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे पता लगा कि एनसीईआरटी को जितनी वेटेज देंगे उतने ज़्यादा मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पहले ही मुझे बता रखा है, इन सबको भी आप बता सकते हो कि कोचिंग नहीं करी थी आपने, बट कोचिंग ना करके आपको क्या लगता है आपने क्या चीज पे मिस आउट किया, और कोचिंग ना करते हुए फिर कैसे प्रिपेयर किया था पूरा का पूरा क्लास 10? मैं तो स्कूल को ही फॉलो किया था। मतलब स्कूल के जो टीचर्स बताते हैं और जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उसमें डिस्कशंस वगैरह करते हैं हम। तो जैसे स्कूल के टीचर जो नोट्स लिखवाते हैं वही फॉलो करें, और जो टीचर्स ने क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और शीट्स जो मिलती थी उन्हें मैं सॉल्व करता था, और जो मिस्टेक्स होती थी वो टीचर से पूछता था, जो डाउट फंस जाते थे मेरे। मतलब फुल ऑन स्कूल का सपोर्ट था, राइट? हाँ, स्कूल का अच्छा से सपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने नोट्स की बात की कि नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट्स के लिए आप सबको क्या रिकमेंड करने चाहोगे कि किस टाइप के नोट्स क्लास 10 में बना के रखने चाहिए कि एग्जाम के पहले हम उन नोट्स को पढ़ के जाएं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में बैठ सकें? नोट्स का ही रहता है, मतलब नोट्स आपके खुद के हैंड रिटन होने चाहिए, क्योंकि अगर जैसे आपने कहीं से नोट्स निकाले भी हैं तो एक बार आप उन्हें पढ़ो और याद करो और फिर उन्हें खुद लिखने की कोशिश करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जैसे मान लो कोई चीज़ अटक जाती है, कोई लाइन याद नहीं आती या कोई टॉपिक की डेफिनेशन भूल जाते हो, तो आप उसमें रिव्यू कर सकते हो बाद में जाके कि क्या मैं मिस कर गया था। और मैंने लास्ट में आपके नोट्स देखे थे, जो एक्टिविटीज़ थी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उससे एकदम रिवीजन हो गया था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मैंने अपने नोट्स में नहीं थी, तो मैंने उनको अलग से मार्क करके इंक्लूड करा अपने नोट्स में, उससे काफ़ी हेल्प मिली। मतलब एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी यूट्यूबर या कहीं से भी नोट्स कंसिडर करो तो अपने खुद के हैंड नोट्स बना के रखो, और उन नोट्स में जो नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके वहां पे लिख लो, राइट? हाँ, मतलब नोट्स का ये रहता है कि नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार बन गए तो वो फिक्स है। कोई नई बात मिलती है, कोई नई चीज़ मिलती है तो हमें लिख लेना चाहिए वहीं पे, जिससे आगे हेल्प मिले। और आपने जैसा साइंस के नोट्स की बात की हमारी, बट इस साल यार स्पेशल ये है कि अब आने वाले 10th के लिए सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि हमारे पास मैथ्स के, सोशल साइंस और साइंस तीनों के, यार ये मैंने खुद हैंड रिटन डिजिटल नोट्स बना दिए हैं। मैथ्स में तुम्हारे लिए मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख के रखा है कि कौन कौन सी ट्रिक्स कहाँ यूज करनी है। सोशल साइंस में मैंने पॉइंट्स रखे हैं, इलस्ट्रेशंस रखी है, और मिमोनिक्स भी रखे हैं जो मैंने लेक्चर्स में देता था सोशल साइंस के, कि हाँ इन मिमोनिक्स से, इन कीवर्ड से पूरा का पूरा एक आंसर याद कर सकते हो। तो जाकर उन्हें कंसिडर करना, वेबसाइट पढ़लेअक्षर.com या टेलीग्राम चैनल पढ़ले अक्षर पर मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, एक टाइम टेबल क्या था आपका, डेली का शेड्यूल क्या था, कैसे आप कंसिस्टेंट रहे और डिसिप्लिन रहे? टाइम टेबल का ये रहता था, मतलब जैसे जो चैप्टर चल रहा है तो मैं उस पर फोकस करता था,
और जैसे सैटरडे संडे मिलते थे तो फ्री रहता था, तो मैं उसमें जो हो चुका है अभी तक का उनको रिवीजन करता था, और जो मतलब क्वेश्चंस मेरे से पिछले चैप्टर्स में नहीं हुए थे उनको रिव्यू करता था और याद करता था। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग कि कब आप कहते थे या कब आपको लग जाता था कि हाँ ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, आई मीन कि कब आपको वो कॉन्फिडेंस फील होता था कि अब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया? क्या क्या करने के बाद? एनसीईआरटी कर ली, उसके क्वेश्चन बैंक्स कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, क्या क्या चीज़ें कर ली? चैप्टर कंप्लीट होने के लिए मैं पहले एनसीईआरटी फॉलो करता था जो स्कूल में करवाते थे, और जब स्कूल में ख़त्म हो जाता था तो होमवर्क के लिए हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते थे एनसीईआरटी के, तो वो मैं खुद से सॉल्व करता था, और फिर स्कूल में जाके नेक्स्ट डे वो डिस्कस होते थे तो उनके आंसर्स मैच करता था। उसके बाद मैथ्स साइंस के लिए मैंने एग्जाम्पलर फॉलो करी थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं तो उसको भी सॉल्व करता था मैं। एनसीईआरटी के बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक यूज़ करता था, जिससे जो मेरे को आइडिया रहता था कि प्रीवियस ईयर में कौन सा टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उससे काफ़ी हेल्प और यार एंड में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, राइट? हाँ, एंड में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि उनसे आपको एक आइडिया होता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा और किस तरह से ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप सॉल्व कर लेते हो करेक्टली क्वेश्चन को। और कहाँ से लगाए थे प्रीवियस ईयर पेपर्स? प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने ओजवाल के लगाए थे। अच्छा, ओके। तो यार तुम सबको मैं बता भी दूं कि तुम्हें अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो ध्यान रखना खरीदने से पहले कि इस साल सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तुम्हारी नई एनसीईआरटी पब्लिश हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हो सकते हैं बट इस साल के सिलेबस से हट चुके हैं, तो वो क्वेश्चन तुम ना लगाओ, इसलिए ओसवाल की ही लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं उन्हें ओमिट कर दिया गया है, स्टार मार्क कर दिया गया है, और बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनको टॉपर के आंसर्स के साथ प्रेजेंट किया गया है। सारे सब्जेक्ट्स देखिए बुक में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए दे दूंगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि कुछ मिथ्स फैली हुई हैं यार मार्केट में 10th के बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि मोटी मोटी रेफरेंस बुक लाइक आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, इज इट हेल्पफुल और नॉट टू सॉल्व देम? आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल आपको तभी करनी चाहिए जब आपका एक बार चैप्टर ख़त्म हो जाए, मतलब इतने उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दे रखे हैं तो उससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आपको एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें। मतलब मैं ऐसे करता था कि ऑल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, उससे टाइम भी बचता था और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाते थे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई टॉपिक वीक है या फिर ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उसके आप एक बार फार्मूला याद करके उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब जो टॉपिक वीक है उसके ज़्यादा क्वेश्चंस करने और जो टॉपिक आता है उसके क्वालिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब सेकंड मिथ कि क्लास 10th विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास दे विल एवर बी हैविंग, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो मिथ्स हैं, तो हमें इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे टीचर्स हैं वो इतने साल से एक्सपीरियंस जो उन्होंने इतने सारे बैचेस पढ़ाए हैं, तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, और जैसे हम पढ़ते आ रहे थे वैसे ये भी एक क्लास है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और यार ऑलमोस्ट सारी चीज़ें 9th से कंपैरिजन में सिमिलर ही रहती हैं, तो इतना डरने की जरूरत ही नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट, 9th से क्या डिफरेंट है वो है कि एग्जाम की कॉपीज हमारे खुद के स्कूल में ना चेक होकर बोर्ड के चेकर्स, बोर्ड के ऑफिशियल एग्जामिनर्स चेक करते हैं। तो अब प्रेजेंटेशन पे कैसे वर्क किया, कैसे इंप्रूव किया, जिसका सबको डर रहता है, ये बता दो। प्रेजेंटेशन के लिए मतलब हाफ ईयरली तक तो मैं ऐसा था जैसे 9th तक मैं लिखते आ रहा था एग्ज़ाम में वैसे ही लिखता था, लेकिन हाफ ईयरली होने के बाद मुझे पता चला कि प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, तो मैंने प्रेजेंटेशन वीडियोस देखे आपके और प्रेजेंटेशन टिप्स लिए अपने टीचर्स से, और उसको एक कॉपी में लिख के पॉइंट्स बनाए और उसको फिर फॉलो करना शुरू किया प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 में, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी मतलब प्रेजेंटेशंस की। और प्रेजेंटेशन स्किल भी काफ़ी मैटर करता है जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपकी हैंड राइटिंग से भी आपको जज करता है थोड़ा कि बच्चे ने कैसा लिखा है और किस तरह से उसको प्रेजेंट किया। मतलब अगर एग्ज़ामिनर को आंसर ढूंढने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल का बदला वो आपके मार्क्स से ले लेता है। करेक्ट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने के लिए एक चीज़ जो सबके दिमाग में मिथ है कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए,
इस पर क्या कहोगे, आपकी हैंड राइटिंग कैसी थी, या आपके जितने फेलो क्लासमेट्स थे उनकी हैंड राइटिंग कैसी थी, और प्रेजेंटेशन में हैंड राइटिंग का कितना बड़ा रोल है? प्रेजेंटेशन में हैंड राइटिंग का रोल इतना नहीं रहता, मतलब हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक बार वर्ड पढ़ के समझ आ जाए कि क्या लिखा है, इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए। मतलब मेरी हैंड राइटिंग भी ठीक ठाक ही थी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी की हैंड राइटिंग ही बहुत अच्छी है तो उसको हैंड राइटिंग के मार्क्स मिल जाते हैं। प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होता है कि आपने एक क्वेश्चन को कितने अच्छे स्पेस में करा है। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन को एकदम घिस पिस करके लिख दिया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा पेज एक ही क्वेश्चन में लगा दिया जबकि आधे पेज में वो हो सकता था। तो प्रेजेंटेशन में मेनली मैटर करता है कि आपने कितना स्पेस यूज़ करा है और उस स्पेस पे कितना एफिशिएंटली आपने काम किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिलेबस टाइम पर कैसे कवर किया, और जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उतना डिसिप्लिन नहीं होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, उन्हें कैसे, क्या रिकमेंड करोगे आप कि कैसे क्लास 10th का सिलेबस ऑन टाइम खत्म करा जा सकता है, और किस मंथ तक, कब तक सिलेबस खत्म हो ही जाना चाहिए ताकि रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम मिल पाए? मतलब जैसे मार्च में फरवरी में स्टार्ट थे मेरे एग्ज़ाम, तो मेरा मिड जनवरी तक सारा सिलेबस ख़त्म हो गया था विद कंप्लीट रिवीजन। आप जितनी जल्दी सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं उतना ज़्यादा आपको टाइम मिल जाता है सैम्पल पेपर्स लगाने का और प्रैक्टिस करने का, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं वो लास्ट तक सिलेबस ही खींचते रहते हैं, तो फिर वो सिलेबस में ही उलझ जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, और जैसे जैसे स्कूल्स में चैप्टर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उसके NCERT लगानी है और क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस, और उस चैप्टर को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना है। ऐसा नहीं करना है कि वो हम बाद के लिए छोड़ दें कि जब प्री बोर्ड आएंगे तब देखेंगे, तो उससे बैकलॉग बन जाते, तो वो अवॉइड करना है हमें। नाउ प्री बोर्ड्स का जो पॉइंट बोला आपने, प्री बोर्ड्स में कैसे मार्क्स थे, और एक चीज़ कि प्री बोर्ड्स में कई लोगों को आपने देखा होगा कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, अंडर परफॉर्म करते हैं, बट बोर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस होता है मार्क्स में। कई लोग क्या करते हैं ना, प्री बोर्ड्स के मार्क्स के बाद कैलकुलेट करते हैं कि अगर मेरे प्री बोर्ड्स में 92 थे तो चलो मैंने 5% ऐड कर लिए, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाऊंगा तो 97 आ जाएंगे। क्या प्री बोर्ड्स के मार्क्स को इतना सीरियसली लेना चाहिए? नहीं, मतलब प्री बोर्ड्स जो होते हैं वो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होते हैं, वो ये जजमेंट नहीं होते कि आपके बोर्ड्स में भी इतने ही मार्क्स आएंगे। तो हमें प्री बोर्ड्स को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मतलब मेरे इतने परसेंट आए तो बोर्ड्स में भी इतने ही आएंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था और आपने उस टाइम पे कैसे लिखा था। हो सकता है कि प्री बोर्ड्स देने के बाद आपको अपनी गलतियाँ पता चलें, तो फिर आप उसको बोर्ड्स में नहीं करोगे। और हमें प्री बोर्ड्स देने चाहिए और प्री बोर्ड्स वेस्ट नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी, और जितने क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं मतलब सैम्पल पेपर, वो हमें लगाने चाहिए बोर्ड से पहले। और प्री बोर्ड्स के मार्क्स देख के हमें ये नहीं होना है कि बोर्ड्स में भी मतलब इतने ही आएंगे या फिर इससे कम ज़्यादा आएंगे, क्योंकि प्री बोर्ड्स का जो लेवल रहता है वो बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो इसलिए प्री बोर्ड बस इसलिए कि हम अपनी गलतियाँ पता लगा पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। मेरे खुद के भी प्री बोर्ड्स में इंग्लिश में 66 67 ऐसे आते थे, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा नहीं रहा, क्योंकि लास्ट मंथ में मुझे गलतियाँ पता चल गई थी अपनी, तो मैंने उस पर फोकस करा, तो इस वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा मेरी परफॉर्मेंस में। अमेजिंग। नाउ अपना अगला सवाल ये रहेगा कि एंड में जब सिलेबस आप बता रहे हो गया था मिड जैन के टाइम पे, तो उसके बाद ऑलमोस्ट आपके पास 1 महीने था। वो 1 महीने अब उसे आप रिवीजन बोल लो, प्रैक्टिस बोल लो या कुछ और, आपने उस 1 महीने 30 डेज बिफोर एग्ज़ाम क्या किया था? ऑनेस्टली सबको बताओ। एग्ज़ाम से पहले मैंने वो लगाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेरे से पहली बार में नहीं हुए थे, और जो मैंने गलतियां करी थी उसकी मैंने रिव्यू करा था, और मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लगाता था, और स्कूल में भी जैसे टीचर्स सैम्पल पेपर वगैरह प्रोवाइड करते थे तो उनको मैं सॉल्व करता था रेगुलर बेसिस पे। और जो चैप्टर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वीक है या फिर मेरा यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसको मैं ज़्यादा टाइम देता था, और जो चैप्टर मेरा हो चुका था मतलब पहले से स्ट्रेंथ थी उसके मैं क्वेश्चंस फोकस करता था, अच्छे वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ओके, नाउ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1 डे बिफोर एग्जाम क्या किया था? एक दिन, अगर मान लो कल आपका एग्जामिनेशन है तो आप एक दिन एग्जाम के पहले क्या करते थे? एक दिन एग्ज़ाम के पहले तो मैं जो अपना अभी तक का पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर रखे थे मैंने, तो शॉर्ट नोट्स को रिव्यू करता था, और एक मैंने मिस्टेक्स की अपनी नोटबुक बनाई थी अलग से, तो उसको मैं रिव्यू करता था कि जो मैंने मिस्टेक्स प्री बोर्ड या फिर बोर्ड या प्रैक्टिस करते टाइम में दी थी वो मैं मेन एग्ज़ाम में ना करके आऊँ, और वो गलतियाँ रिपीट ना हो दोबारा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच डिड योर
गर्लफ्रेंड हेल्प्ड इन अचीविंग दिस? जरा एक बार सबके साथ शेयर कर दो कि इतने तगड़े मार्क्स आने के बाद जो फीलिंग होती है, जो अपने पेरेंट्स के सामने आप जाते हो, वो फीलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब रिज़ल्ट अच्छा रहने के बाद तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। आसपास से मतलब सभी रिलेटिव्स वगैरह का भी फ़ोन आ रहा था, तो पेरेंट्स का भी मतलब पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड हो रहा था कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, और उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था मेरी पूरी जर्नी में और पूरा गाइड करा था मुझे। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब तुम लोग को भी कह रहा हूं यार, पढ़ो, एनिमेटेड लेक्चर्स डाल दिए हैं, जाकर देखो, नोट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, सब वेबसाइट और टेलीग्राम पे है। और हाँ, प्राउड करो पेरेंट्स को, एक्स को जलाओ, और फिर क्या नोटिफिकेशन छेड़ दो कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन क्या, जाना जा पढ़ ले।